जय हिंद दोस्तों। आज की जो टॉपिक होने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, सबने अवज्ञा आंदोलन। सबने अवज्ञा आंदोलन से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दे दिया गया था? तो किस कार्यकारी के कांग्रेस की किस कार्यकारी कमेटी ने आपको सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दे दिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार मिल गया था। 1929 में सबने अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका मकसद क्या था सर? इसका उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश सरकार के आदेशों को अपूर्ण आज्ञा मानना, मन की ब्रिटिश सरकार की जो आज्ञा था उसको नहीं मानना। यही आपको सबने अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। महात्मा गांधी ने वायसराय को 31 जनवरी 1930 को एक पत्र लिखकर 11 सूत्री मांग किए हुए थे। तो गांधी जी 11 सूत्री मांग कब किए हुए थे? 31 जनवरी 1930 को। तो आज 31 तारीख है। आज 31 तारीख है, तो ध्यान रखेंगे 31 तारीख 2024। तो उस समय गांधी जी ने 11वीं सूत्री मांग किए हुए थे और उस प्रस्तुति किए हुए थे। उस प्रस्तुत में जिसने उस प्रस्तुत को क्या किया, न मानने के पर क्या शुरू करने की चेतावनी दे दिया? 11 सूत्री अगर नहीं मानिएगा तो ये चेतावनी गांधी जी ने दे दिया कि सबने अवज्ञा आंदोलन हम फिर से शुरू कर देंगे। 11 सूत्री 31 जनवरी 1930 को गांधी जी के 11 सूत्री में प्रस्तुत किए गए, जिसने न मानने पर क्या शुरू करने की चेतावनी दिए थे। सबने अवज्ञा आंदोलन चलाने की यह पत्र में लिखकर बता दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी, कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला है। तो यह किसका स्टेटमेंट है? तो गांधी जी के द्वारा। यह इरविन के बारे में बताते थे। इरविन से मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। यह दांडी मार्च के संदर्भ में यह बात कहा गया है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने कितने समर्थनों के साथ, ये समर्थक जो थे, साबरमती से दांडी यात्रा किए हुए थे? तो 78 और गांधी जी को मिलाकर 79। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है 12 मार्च, ध्यान रखेंगे 12 मार्च 1930 को। आगे क्वेश्चन है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू करते हैं? तो आपको 12 मार्च 1930 को शुरू करते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। आपको साबरमती से दांडी यात्रा, आपके अनुयायी कितने थे इनके साथ? 78 अनुयायी के साथ। और ये दांडी मार्च के समय में ही इरविन के प्रयुक्तर में आपको गांधी जी ने लिखे हुए थे, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। गांधी जी ने किस वर्ष जो है साबरमती आश्रम अहमदाबाद छोड़कर और स्वराज प्राप्ति के बाद ही लौटने का व्रत रखा था? तो ये आपको 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को जो है ध्यान रखेंगे, गांधी जी ने वर्ष 1930 को साबरमती आश्रम छोड़कर स्वराज प्राप्ति के लौटने के बाद ही ये व्रत रखे हुए थे गांधी जी। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी जी 1930 में गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से शुरू करते हैं? तो दांडी मार्च से शुरू करते हैं। गांधी जी 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से करते हैं? तो दांडी से करते हैं। दांडी यात्रा के साथ ही कौन सा आंदोलन शुरू हो जाता है? दांडी यात्रा के बाद गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किए थे? तो साबरमती से शुरू किए हुए थे। साबरमती आश्रम से शुरू किए थे, अहमदाबाद से। दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? क्यों किया गया था? अब तो जानते हैं, सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा नमक
कानून तोड़ने के लिए नमक पर टैक्स लगा दिया गया था, इसलिए दांडी मार्च शुरू किया गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो दांडी मार्च के बाद शुरू किया गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च के बाद हुआ था। और गांधी जी जो है दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरा किए हुए थे? तो गांधी जी दांडी यात्रा जो है आपको 24 दिन की यात्रा किए हुए थे। दांडी मार्च कहाँ पड़ता है? तो नवसारी डिस्ट्रिक्ट आपको नवसारी में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है दांडी। किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सबसे ज़्यादा था? कि सबसे ज़्यादा जो है सत्याग्रही जो थे दांडी मार्च में गए हुए थे, तो कहाँ से सबसे ज़्यादा सत्याग्रही थी? तो ये आपको गुजरात से 31 लोग थे, गुजरात से 31 लोग थे, और महाराष्ट्र से 13 को, 31 को पलट देंगे तो 13 की तरह दिखाएगा। तो ध्यान रखेंगे गुजरात और महाराष्ट्र ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश से 8 लोग गए हुए थे गांधी जी के साथ। सबसे ज़्यादा गुजरात से 31, महाराष्ट्र से 13, उत्तर प्रदेश से 8 थे। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितने दूरी के तय किया हुआ था? तो 241 मील की दूरी तय किए हुए थे। गांधी जी ने ये सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने लगभग कितनी दूरी तय किए थे? तो 241 मील की दूरी तय किए हुए थे। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ शुरू किए थे? अंत तक लड़ो, ये है ना, अंत तक लड़ो जो है मोटिवेशनल लाइन कौन था? तो अंत तक लड़ो। गांधी जी ने इस बात को बताए हुए थे कि दांडी यात्रा के दौरान एक आदर्श वाक्य के साथ शुरू किए हुए थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही बात आपको अंत तक लड़ो। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, सबने अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम पर बात करते हैं। पहला जो कार्यक्रम था, नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं का नमक बनाना। ठीक है ना, नमक कानून को उल्लंघन कीजिए और स्वयं नमक बनाइए। ये सबने अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्य में शामिल था। सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों और उपाधियों का बहिष्कार करना है। सरकारी सेवा जो है और शिक्षा केंद्रों को और उपाधियों को बहिष्कार करना है। सबने अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यों में ये शामिल था। महिलाओं के द्वारा शराब, अफीम और विदेशी कपड़े के दुकानों को पूर्णतः धरना देना था। बिल्कुल बात सही थी। ये सबने अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यों में था। समस्त विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना है। जितने भी समस्त वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार कीजिए। कर अदायगी पर, है ना, टैक्स को नहीं देना है। कर अदायगी पर रोक लगा दिया गया था। ब्रिटिश सरकार के आदेशों को पूर्ण अवज्ञा, ब्रिटिश सरकार की कोई आज्ञा नहीं मानने की बात किया गया था। यही सबने अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्य में शामिल था। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है कि किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा रहा था? तो नमक सत्याग्रह में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। किसने महात्मा गांधी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी के नमक आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति में सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन लोगों ने भाग लिया था। सरोजिनी नायडू भाग ली थी, बिल्कुल भाग ली थी। राजकुमारी अमृता कौर बिल्कुल भाग ली थी। और कमला देवी चट्टोपाध्याय ये आपको गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया हुआ था। दांडी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी नमक मार्च का गंतव्य किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य जो है दांडी मार्च जो पूछा गया है ये कहाँ है? तो गुजरात के नवसारी में है। गुजरात के नवसारी में है। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च जब शुरू कर रहे थे तो इसमें एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि विश्व के शक्ति के विरुद्ध में अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। यह गांधी जी ने जब दांडी मार्च शुरू किए हुए थे 5 मार्च 1930 के ये स्टेटमेंट बोले हुए थे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 को इस तिथि को मनाई जाती है। सबने अवज्ञा आंदोलन के रूप में मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 को इस तिथि को मनाई जाती है। सबने अवज्ञा आंदोलन मनाते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी
समुद्री तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को ये गांधी जी ने जब समुद्र के तट पर पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, और इस तिथि का जो कौन सा तिथि था 6 अप्रैल 1930 को किए हुए थे नमक कानून का उल्लंघन। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद, जब नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार हो जाते हैं तो आंदोलन का नेता के रूप में उनके स्थान पर कौन आ गए थे? तो ये अब्बास तैयबजी जो थे, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उनके स्थान पर उनका नेतृत्व कौन किया था? तो अब्बास तैयबजी ने किया था, अब्बास तैयबजी। ब्रिटिश नमक एकाधिपत्य के चौराहे अभिशापों को महात्मा गांधी के किस रूप में उल्लेखित किया गया है? तो ये जो उल्लेखित किया गया है, एक बार और देखते हैं कि ब्रिटिश नामक एकाधिपत्य के चेहरे अभिशापों को महात्मा गांधी ने किस रूप में उल्लेखित किया है? तो ये ब्रिटिश सरकार के जो है चेहरा को बारे में उल्लेखित करते हुए ये बात बोले हैं, यह एक सरल मूल्यवान उद्योग ग्रामीण उद्योग के लोगों से वंचित करती है। दूसरी बार प्रकृति ने जो आपदा बहुलता दी है उस पर नियंत्रण विवश, और उसने वो लिखा बात किए हुए थे, इससे दुख नष्ट करने का अर्थ है, अधिक राष्ट्रीय व्यय और भूखे लोगों से आपको 1000 प्रति से अधिक वसूली कर, ऐसा कभी नहीं किया गया। तो ये गांधी जी का स्टेटमेंट जो का ब्रिटिश नमक जो है, ब्रिटिश के बारे में ये उल्लेखित किए हुए थे जब नमक सत्याग्रह जब चला रहे थे तब। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी की जो है दांडी यात्रा जो है, नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। यह स्टेटमेंट किसका था? तो महात्मा गांधी के बारे में आपको सुभाष चंद्र बोस ने जब दांडी यात्रा जब शुरू किए हुए थे तो एक लाइन को कोट करते हुए नेपोलियन के एल्बा पेरिस की ओर किए गए अभियान के साथ यह नेपोलियन के दांडी मार्च से तुलना किए हुए थे। कौन व्यक्ति? तो सुभाष चंद्र बोस ने किए हुए थे। गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियानों की सामना था। यह स्टेटमेंट किसका था? तो सुभाष चंद्र बोस का था, सुभाष चंद्र बोस, याद रखेंगे। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराए थे उनका नाम था वेब मिलर। जब गांधी जी सत्याग्रह शुरू किए थे, दांडी मार्च शुरू किए थे, दांडी मार्च जब शुरू किए हुए थे तो ध्यान रखेंगे, दांडी मार्च शुरू किए थे तो साबरमती आश्रम में किस ब्रिटिश पत्रकार को ठहराए थे? तो वेब मिलर को ठहराए हुए थे, वेब मिलर को। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, किस अमेरिकी पत्रकार ने 1930 में गांधी जी के नमक सत्याग्रह के साथ रहकर वितरण किए हुए थे? इसमें उनके साथ रहते वेब मिलर थे, ब्रिटिश पत्रकार। सबने हो गया आंदोलन के दौरान जो है सरोजिनी नायडू ने कहा कि नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किया हुआ था? तो धरसना जो है महाराष्ट्र में है। तो ये सबने हो गया आंदोलन के दौरान जो है सरोजिनी नायडू ने कहा कि नमक डिपो पर धावा बोल दिया था। डिपो पर कहाँ बोल दिया था? ये हवा नमक का वो पर फैक्ट्री पहुंचा उसको डिपो बोलते हैं। तो वहाँ पर आपको सरोजिनी नायडू ने धावा बोल दिया हुआ था धरसना में। धरसना नमक धरने का किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता ने बृहद वितरण प्रस्तुत किया हुआ है? तो वेब मिलर ने यह धरसना नमक जो है जगह को और सत्याग्रहियों को देखकर वहाँ के ब्रिटिश सरकार और सत्याग्रहियों के साथ इतना ना बेहवा स्थिति बन गया था, इतना ना लूटपाट हुआ, इतना ना खून खराबा हुआ, जिसका ये आपको वेब मिलर ने अपने यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता के रूप में इसकी विस्तृत रूप से जानकारी दिया हुआ था। किस अमेरिकी पत्रकार ने लिखा था कि धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था? यही बात आपको बता रहे थे। तो धरसना जैसा जो है भयानक
दृश्य मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा है, तो यह वेब मिलर ने बोला हुआ था ये धर्षणा कांड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि महात्मा गांधी धर्षणा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो ये महात्मा गांधी जब धर्षणा नमक गोदाम पर जब सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में बोला गया था हमला, तो महात्मा गांधी उसमें यरबदा जेल में बंद थे। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो ये आचार्य विनोबा भावे जो हैं किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में विनोबा भावे को गिरफ्तार कर लिया गया। किसे नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी? तब मदन मोहन मालवीय और देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को ये नमक कानून तोड़ने पर सजा सुनाया गया था। ध्यान रखेंगे, मदन मोहन मालवीय को, देवदास गांधी और महात्मा गांधी को नमक कानून जो है अंग्रेजों का नमक कानून नहीं मानने के चलते महात्मा गांधी, देवदास गांधी और मदन मोहन मालवीय को सजा सुनाया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। किसने अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून तोड़ने के लिए तांजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो ये तांजौर तट पर एक अभियान बनाए हुए थे तो सी राजगोपालाचारी तांजौर के तट पर नमक कानून का जो संचालन काम कर रहे थे सी राजगोपालाचारी। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो हरिदास कर रहे थे, हरिहर दास कर रहे थे। हरिहर दास जो थे उड़ीसा में ध्यान रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो हरिहर दास के नेतृत्व में वहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था। उत्तराखंड में डांडी मार्च का हिस्सा लिया हुआ था। कौन हिस्सा लिया था? ज्योतिराम कंडपाल तथा खड़क बहादुर सिंह ने भाग लिया था। खड़क बहादुर सिंह और ज्योतिराम कंडपाल ने आपको उड़ीसा में आपको डांडी मार्च में भाग लिया हुआ था, इस ध्यान रखेंगे। और उत्तराखंड में कौन? उत्तराखंड में ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड में आपको ज्योतिराम कंडपाल और खड़क बहादुर सिंह, और उड़ीसा में हरिहर दास ने भाग लिया था, नेतृत्व किया हुआ था। तमिलनाडु में पूछेगा, तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था? तमिलनाडु में पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी किए हुए थे। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी। सविनय अवज्ञा आंदोलन से कौन संबंधित है? तो ये आपको सी राजगोपालाचारी, अब्बास तैयब जी और सरोजिनी नायडू जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति जो हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि मालाबार में कालीकट से पयन्नार तक लेह नमक यात्रा किसने किया था? के कलप्पन ने किया हुआ था। मालाबार से काली के तट के पयन्नार तक ले नमक यात्रा किया हुआ था के कलप्पन ने किया था। किस राज्य के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से शिविरों की स्थापना किया गया था? आंध्र प्रदेश में शिविर की स्थापना किया गया था, है ना। कहाँ पर शिविर की स्थापना किया गया था नमक सत्याग्रह के आंदोलन के समय? तो आंध्र प्रदेश में किया गया था, आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में गांधीवादी नेता जो थे नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे? तो गोपाल बंधु चौधरी कर रहे थे। गोपाल बंधु चौधरी जो थे उड़ीसा में जो है गांधीवादी नेता जो थे नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो गोपाल बंधु चौधरी कर रहे थे। बहादुर शाह खान और सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बहादुर खान और सीमांत गांधी के नाम से तो आप तो जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए सीमांत गांधी तो सबको याद हो चुका है, लेकिन बहादुर खान के नाम से किसको जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार की संगठन की स्थापना आपको खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया हुआ था। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था? तो आपको खान अब्दुल गफ्फार खान ने किए हुए थे खुदाई खिदमतगार। सीमांत गांधी जिसे खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जाना जाता है,
पठानों की पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम क्या था? खुदाई खिदमतगार था। पठानों की पार्टी जो था, खुदाई खिदमतगार ने खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार कब बनाया था? 1929 में बनाए हुए थे, 1929 में। आगे बात करते हैं, इनके द्वारा जो है लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया था? तो अंग्रेजों को निकालने के लिए लाल कुर्ती दल जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने बनाया हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो लाल कुर्ती, रेड शर्ट के नाम से जानते हैं, रेड शर्ट। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता आपको खान अब्दुल गफ्फार खान है। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से फ्रंटियर गांधी को जानते हैं। खब्र फ़ख्र ए अफ़गान, फ़ख्र ए अफ़गान की उपाधि किसको दिया गया है? तो आपको खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया है। फ़ख्र ए अफ़गान है ना। उसको फ्रंटियर गांधी, लाल कुर्ती, रेड शर्ट के आपको नेता आपको कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, खुदाई खिदमतगारों को आम लोग किस नाम से जानते थे? तो लाल कुर्ती वाले के नाम से खुदाई खिदमतगार के जो है लोग उसमें किस नाम से जाने जाते थे? तो लाल कुर्ती वाले के नाम से जाना जाता था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रेड शर्ट से भी पहचाने जाने लगे खुदाई खिदमतगारों ने किसका आह्वान किया था? तो पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता की ओर उपनिवेशवाद के विरोध संघर्ष करने के लिए यह पुनः लाल कुर्ती का आह्वान किए थे, रेड शर्ट का। आगे बात करते हैं, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो कौन सा रेजिमेंट था जी? तो गढ़वाल रेजिमेंट। तो गढ़वाल रेजिमेंट जो था, सैनिक प्रदर्शन जो था, सैनिकों ने ये प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने पर क्या किया? इनकार कर दिया था। कौन सा आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट ने प्रदर्शन कर रहे हैं आंदोलनकारियों पर गोली नहीं चलाया था? तो सबने हो गया आंदोलनकारियों पर, ये आपको गढ़वाल रेजिमेंट ने गोली नहीं चलाया था। तो याद रखिएगा इस बात को। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? पेशावर कांड का जो नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे पेशावर कांड के प्रमुख जो है अभियुक्त थे, नायक थे। आगे बात क्वेश्चन दिया गया है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन जो हुआ था मणिपुर में सबने हो गया आंदोलन के दौरान हुआ था। रानी गैडिन्यूल उत्तर पूर्व में एक स्वतंत्रता सेनानी थी। वह कहाँ के रहने वाली थी? तो ये मणिपुर के रहने वाली थी। नागालैंड की किस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासक के विरोध किया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दिया गया था? तो रानी गैंडिन्यूल को सजा हुआ था। बेगूसराय में ध्यान रखिएगा, बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स जो लगता था, कहाँ? बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स लगता था। तो उसके विरोध में माने कि ये इसके विरोध में हिस्सा बना हुआ था। तो सबने हो गया आंदोलन के समय में ये आपको चौकीदारी टैक्स नहीं देने पर बात हुआ था। बेगूसराय की घटना था, चौकीदारी टैक्स की बात था, तो उसको नहीं दिया जाएगा। सबने हो गया आंदोलन की ये घटना था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो पटना से। प्रभावती देवी जो है किस क्षेत्र से स्वतंत्रता सेनानी? तो ये पटना से। सबने हो गया आंदोलन जो था कि असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया था? तो सबने हो गया आंदोलन जो है असफलता हो जाने के बाद किसको? तो रचनात्मक कार्यक्रम को ये बल दिए हुए थे। महात्मा गांधी सबने हो गया आंदोलन की असफलता के बाद कौन सा कार्यक्रम पर जोर देते थे? तो रचनात्मक कार्यक्रम पर। गांधी जी ने अंततः सबने हो गया आंदोलन कब स्थगित कर दिया? तो आपको 1934 में स्थगित कर दिया। गांधी जी ने सबने हो गया आंदोलन कब स्थगित कर दिया? 1934 में स्थगित कर दिया। भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा किस भारतीय आंदोलन को समर्थन किया था? तो ध्यान रखेंगे किस भारतीय पूंजीपतियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया था? तो ध्यान रखेंगे
तो सबने हो गया आंदोलन को भारतीय पूंजीपतियों ने गांधी जी का साथ दिया था। तो इसी बात ध्यान रखेंगे, ये सबने हो गया आंदोलन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां थी। चलिए, सबने हो गया आंदोलन के बाद अब एक समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता। और ये गांधी इरविन समझौता जो है देखेंगे, सबने हो गया आंदोलन के दौरान यरबरा जेल में गांधी जी को कब रिहा कर दिया गया? तो 26 जनवरी 1931 को गांधी जी सबने हो गया आंदोलन के दौरान जो है यरबदा जेल में बंद थे। तो ध्यान रखेंगे, इनको रिहा कब कर दिया गया? तो 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे को बात करते हैं, किसने गांधी इरविन समझौता का प्रारूप तैयार किया था? तो गांधी इरविन समझौता का प्रारूप किसने तैयार किया था? हॉबर्टन इमर्सन ने आपको गांधी इरविन समझौता का प्रारूप तैयार किया था। हॉबर्टन इमर्सन ने किया हुआ था। गांधी इरविन समझौता पर साइन हुआ था तो 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता पर साइन कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर साइन किया गया था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के माध्यम से कहाँ हुआ था? तो ये समझौता आपको दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसको गांधी इरविन समझौता का दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच में नई दिल्ली में समझौता मतलब कि साइन हुआ था, इसलिए इसे दिल्ली समझौता के नाम से गांधी इरविन समझौता को जाना जाता है। चलिए, प्रमुख बातें गांधी इरविन समझौता में क्या बात था, क्या समझौता किया गया था? प्रमुख बात, नमक टैक्स हटाया जाए, ये गांधी इरविन समझौते में गांधी जी के द्वारा कानूनी तौर पर उत्पादित किया जाए, व्यापार और बिक्री करने पर अनुमति दे दिया जाए, ये गांधी इरविन समझौता की पहली बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा गोलमेज में भाग लिया जाए, इसमें ये बात था, गोलमेज में भाग लिया जाए, भाग कर देना है, इसमें भाग लेंगे लोग, कांग्रेस के लोग। तो ये समझौता किया गया था। सबने हो गया आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए, सबने हो गया आंदोलन जो है प्रमुख बातें में, तो सबने हो गया आंदोलन स्थगित कर दिया गया। उसके बाद सरकारी नौकरी छोड़ने वाले को तो सरकार वापस ले ले और अपनी उदारता दिखाए। जो सरकारी नौकरी छोड़कर आए हुए थे वो उदारता दिखलाएं और सरकार उसे वापस ले ले। उसके बाद सबने हो गया आंदोलन के संबंध में जारी किया गया आदेशों को वापस ले लिया जाए। तो ये गांधी इरविन समझौता की प्रमुख बातें में। उसके बाद एक और बात था, केवल उन्हीं कैदियों को रिहा किया जाए जिन पर हिंसा का अभियुक्त नहीं है, मतलब कि जिस पर हिंसात्मक तौर पर जो हिंसा नहीं किया है उन कैदियों को छोड़ दिया जाए। तो ये आपको गांधी इरविन समझौता की प्रमुख बातें था। गांधी इरविन समझौता का मुख्यतः क्यों हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, गोलमेज में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए गांधी इरविन समझौता मुख्यतः हुआ था, और प्रमुख बातें तो था ही। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो है गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन को रोकने के प्रावधान था? तो सबने हो गया आंदोलन को रोकने के लिए एक चाल था गांधी इरविन समझौता। सबने हो गया आंदोलन में किसने मध्यस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर ने। गांधी इरविन समझौता में प्रमुख जो भूमिका किसने निभाया था? तो तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर ने प्रमुख भूमिका निभाया था। किसने इरविन और गांधी के दो महात्माओं का मिलन कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन समझौता के दो महात्मा को मिलन बताया था। और यह समझौता कौन कराया था? तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर। किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा है? तो ये सांत्वना पुरस्कार जो बोला हुआ है कौन? तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने बोला हुआ है। तो गांधी इरविन समझौता को महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार किसने बोला है? एलन कैंपबेल जॉनसन ने बोला है। एलन कैंपबेल जॉनसन ने इस बात को बोला हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखेंगे। ये गांधी इरविन समझौता की बातें खत्म हुआ। अब बातें करते हैं कांग्रेस का कराची अधिवेशन। चलिए देखते हैं कांग्रेस का कराची अधिवेशन क्या है।
इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का एक सभापतित्व किया? वल्लभ भाई पटेल ने, है ना। किसने अध्यक्षता किया हुआ था कराची अधिवेशन? क्वेश्चन पूछता है कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए हुए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए हुए थे। किसने गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1931 में प्रस्तुत किया गया था? तो ये आपको ध्यान रखेंगे। तो नेहरू ने प्रस्तुत किए हुए थे, नेहरू ने। लेकिन अध्यक्षता पूछेगा सभापतित्व किसने किया था? तो आपको पटेल ने किए हुए थे कराची अधिवेशन के। लेकिन इस पर गांधी इरविन समझौता के प्रस्ताव कराची में किसने इस बात को प्रस्तुत किए हुए थे? तो नेहरू जी ने प्रस्तुत किए हुए थे, नेहरू जी ने। किस मौलिक अधिकारों के प्रस्तावों का प्रारूप तैयार किया गया? मतलब कि किसने मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को प्रारूप तैयार किया हुआ था, जो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ध्यान रखेंगे आपको, जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार के जो प्रस्ताव को तैयार हुआ था 1931 में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में इसे पारित हुआ था। ध्यान रखेंगे कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार को प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था नेहरू जी के द्वारा। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, और उसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम की संकल्पना प्रतिरूपित किया हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए हुए थे। आर्थिक कार्यक्रम और उसके बाद मौलिक अधिकार के जो संकल्पना जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संकल्पित किया था, और अध्यक्षता जो कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की संकल्पना को प्रस्तुत किया गया था? तो मौलिक अधिकार के जो किया गया था कराची अधिवेशन 1931 में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी के लोकप्रियता और समानता की पराकाष्ठा पर माना जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने आपको कराची अधिवेशन में 1931 में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। तो यह सुभाष चंद्र बोस ने माना हुआ है। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में किस प्रतिनिधित्व ने डेलीगेट में प्रतिनिधित्व को बोलता है, डेलीगेट ने गांधी इरविन समझौता का विरोध नहीं किया? तो ये पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने जो है, ध्यान रखेंगे, ये आपको जो है कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को विरोध नहीं किया हुआ था, तब पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने नहीं किया हुआ था। ये तो हो गया आपको गांधी इरविन समझौता के बाद। अब बातें करते हैं कराची अधिवेशन तो हो गया, कराची अधिवेशन। अब कराची अधिवेशन के ख़त्म हो जाने के बाद गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया हुआ था? तो 1930 में बुलाया हुआ था। 1930 में गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब? 1930 में। किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किया हुआ था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया हुआ था। 12 नवंबर 1930 से लेकर आपको 19 नवंबर 1930 तक ये आपको लंदन में चला हुआ था। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने प्रथम गोलमेज में भाग लिया था। ऑप्शन के साथ है। लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाई का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो लंदन में जो प्रथम जो है गोलमेज सम्मेलन जो चला गया था, तो भारतीय ईसाई का प्रतिनिधित्व करने वाले केटी पॉल थे। केटी पॉल प्रथम गोलमेज सम्मेलन में से सही है। 1930 में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है। इसमें साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा किया गया था, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, ये भी बात सही है। इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व भाग नहीं लिया था। ये सारा बातें प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था लोग। किस गोलमेज सम्मेलन में?
तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था और इसमें महात्मा गांधी ने गए हुए थे। तो महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपको ध्यान रखेंगे 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 31 तक ले चला हुआ था। दूसरा का गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक ले चला हुआ था? 7 सितंबर से लेकर आपको 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक चला हुआ था। लंदन में दूसरी गोलमेज सम्मेलन का केंद्र कहाँ था? तो ध्यान रखेंगे सेंट जेम्स पैलेस था। ये लंदन में जो है दूसरे का गोलमेज जो सम्मेलन जो बनाया गया था उसका केंद्र कहाँ था? तो सेंट जेम्स पैलेस था। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व ने पहली बार भाग लिया था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन पानी की जहाज से गए हुए थे। उस जहाज का नाम पूछ रहा है। तो SS राजपूताना जहाज से महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए हुए थे लंदन SS राजपूताना जहाज से। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे हुए थे? किंग्सले हॉल में ठहरे हुए थे। किंग्सले हॉल में ठहरे हुए थे। किस व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो उनके साथ साथ महात्मा गांधी तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में तो थे ही। सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और महादेव देसाई और प्यारेलाल नायर ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। आगे बात करते हैं कि कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हैं ये लोगों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, कनिंघम पैलेस 1931 में महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच में मुलाकात हुआ था। सही संदर्भ देखते हैं। तो कनिंघम पैलेस 1931 में गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच में मुलाकात हुआ था। तो 19 नवंबर 1931 को महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच में मुलाकात हुआ था। सही है। कनिंघम पैलेस में सर सैमुअल होरे ने गांधी जी को परिचय सम्राट से कराया हुआ था। इनका परिचय जो है सैमुअल होवर ने आपको जॉर्ज पंचम से मुलाकात कराया हुआ था, बात कराया हुआ था। सम्राट ने उनसे पूछा कि गांधी महोदय अपने मेरे पुत्र की भारत की यात्रा का बहिष्कार क्यों किया हुआ था? तो ये सम्राट ने पूछा हुआ था कि गांधी महोदय मेरे पुत्र की जो है भारत में यात्रा का बहिष्कार क्यों किया था? तो ये भी पूछा गया था। बिल्कुल बात सही था। गांधी जी ने उत्तर दिया, मैंने उसका बहिष्कार आपके पुत्र के रूप में नहीं बल्कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधित्व के रूप में किया हुआ था। बताइए क्या बात है कि मैंने आपके पुत्र का बहिष्कार नहीं, ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधित्व के रूप में आपका बेटा का साइमन कमीशन जो था, साइमन का ना का बहिष्कार किया गया था। तो यही इनका जवाब था, मैं आपके पुत्र नहीं, ब्रिटिश क्राउन के ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधित्व पर मैंने सवाल किया हुआ था, न कि आपके बेटे पर। आगे बात करते हैं कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 को खाली हाथ आ गए थे। तो लंदन से सांप्रदायिकता का शिकार हो गया था, इसलिए वहाँ से कुछ नहीं मिला, खाली हाथ आएंगे। तो खाली हाथ लौटने के बाद महात्मा गांधी ने तो उनके बारे में महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं। क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, लेकिन अस्तर को नहीं उड़ा पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा 14 अगस्त 1931 को मुंबई में बोले हुए थे। ये किसका स्टेटमेंट है? महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर को नहीं। डॉक्टर अंबेडकर का ये स्टेटमेंट था 14 अगस्त 1931 को मुंबई में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल हो गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है किस प्रश्न पर असफल हो गया था? तो सांप्रदायिकता के प्रतिनिधित्व पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी ने पुनः सबने अवगत शुरू कर देते हैं। दोबारा
सबने अवज्ञा शुरू कर देते हैं। तो 3 जनवरी 1932 को 3 जनवरी 1932 से द्वितीय मतलब कि फिर से दोबारा सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। कब? 3 जनवरी 1932 से शुरू हो जाता है सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1932 में। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपको 7 नवंबर से लेकर 1932 से 24 सितंबर 1932 तक ले चला हुआ था। उर्दू कवि जो है जो द्वितीय गोलमेज और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों में प्रतिनिधित्व किया हुआ था। बताइए कितना वीवीआई क्वेश्चन है कि उस उर्दू कवि के नाम बताइए जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो मोहम्मद इकबाल ने भाग लिया था। मोहम्मद इकबाल ने द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया हुआ था। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने भाग लिए हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो ध्यान रखिएगा दूसरा पहला और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। दूसरा में तो महात्मा गांधी तो गए ही थे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है तो 1930 और 32 की अवधियों में भारत और ब्रिटिश के नेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्राय द्वितीय और प्रथम और द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में शामिल किया गया था। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा। ये जो है उल्लेखन गलत होगा। वे तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे। बिल्कुल बात सही नहीं था, एक ही था। अपितु एक ही सम्मेलन की अवस्था थी। सही बात है। और जो तीन स्तरों में संपन्न हुआ था। बिल्कुल बात सही है। 30 से 32 तक ले था। ये बात बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें देखेंगे गोलमेज और पूना पैक्ट के संदर्भ में बात करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखे थे। बिल्कुल सही है। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व का विशेष उपबंध किया गया था। बिल्कुल बात सही है। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भाग ने नहीं लिया था। बिल्कुल नहीं लिया था। यह सारा स्टेटमेंट सही है, सही है। अब बातें करते हैं सांप्रदायिक प्रचंड की बातें। सांप्रदायिक प्रचंड और पूना पैक्ट जो है इसी में है। आप ही को इसको ध्यान रखेंगे। इस बात से क्वेश्चन पूछा जाता है। किसे? सांप्रदायिक के अधीन निर्णय की घोषणा किया है। सांप्रदायिकता की घोषणा का किसने किया हुआ है? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया है। सांप्रदायिकता प्रचंड की घोषणा कौन किया? रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया हुआ है। सांप्रदायिक प्रचंड के जनक पूछेगा तो रैमजे मैकडोनाल्ड है। कम्युनल अवार्ड की घोषणा लंदन में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री किया था? तो कम्युनल अवार्ड उसी को सांप्रदायिकता प्रचंड तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया हुआ है। रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा में किसे पृथक का चुनाव का अधिकार दे दिया? तो इसमें दलित वर्गों का अधिकार दे दिया। दलित वर्गों का अधिकार दिया हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिकता प्रचंड के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। अछूतों के लिए बनाया गया। तो अछूतों के लिए मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिकता प्रचंड ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र के लिए सीटों का आवंटन नहीं किया था? तो बौद्धों के लिए नहीं सीटों का आवंटन किया गया था। किसका नहीं किया गया था? बौद्धों के लिए नहीं किया गया था। आगे क्वेश्चन पूछा गया है सांप्रदायिकता प्रचंड के संबंध में कथन सही देखना है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिकता पुरस्कार की घोषणा किया था। बिल्कुल बात सही है। और इसके तहत प्रत्येक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटों के रिजर्वेशन किया गया, सुरक्षित किया गई है। और जिसके तहत है जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल से होता था। बिल्कुल सही बात है। ये आपको सांप्रदायिकता प्रचंड के बारे में सभी कथन सही हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान हेतु सर्वाधिक क्या आवश्यक है? तो दलितों के लिए राजनीतिक शक्तियाँ, दलितों के लिए राजनीतिक शक्तियाँ है ना। दलितों के उद्धार करने के लिए, दलितों का जो है उत्थान करने के लिए दलितों के लिए राजनीतिक में शक्ति होनी चाहिए, राजनीतिक में भागीदारी होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन पूछा गया है किसने डॉक्टर अंबेडकर पर यह आक्रमण किया है
कि अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार के द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि उसकी सेवा राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यकता थी। डॉक्टर बी.एस. मुंजे का ये स्टेटमेंट था। डॉक्टर बी.एस. मुंजे ने बोले हुए थे कि ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा थोपा गया नेतृत्व जो है उनके के द्वारा जो अंबेडकर को प्राप्त हुआ है, जो राष्ट्रीय नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए। डॉक्टर बी.एस. मुंजे को ये स्टेटमेंट था। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन यही सांप्रदायिकता के आधार पर कम्युनल अवार्ड पर आपको 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने पहला भूख हड़ताल किया था, है ना? नहीं सॉरी, आमरण अनशन किया था, भूख हड़ताल नहीं। भूख हड़ताल तो अहमदाबाद वाला। अब पहला आमरण अनशन जो है शुरू किए हुए थे कम्युनल अवार्ड पर। तो दोनों क्वेश्चन बदल गया। पहला भूख हड़ताल अहमदाबाद वाला, अब पहला आमरण अनशन आपको सांप्रदायिकता अवार्ड जैसे कम्युनल अवार्ड पर 1932 में 20 सितंबर 1932 को, और 24 सितंबर को गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया 1932 में समुदाय के अधीन निर्णय से स्पष्ट भारत का वर्गीकरण राजनीतिक समुदायों में किया गया। उस समुदायों का नाम बताइए जिसके इस अस्वीकार वर्गीकरण से हटाने हेतु महात्मा गांधी का आमरण अनशन किया गया था। तो परिगणित जातियां जिसे दलित जातियां के रूप में, है ना, ध्यान रखेंगे। इसी पर तो आपको सांप्रदायिकता के आधार पर दलितों को रिजर्व मन की अलग प्रतिनिधित्व की बातें, हिंदू से अलग करने की बातें हो गया था, जिसकी वजह से गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतः क्यों किया था? तो आमरण अनशन गांधी जी ने क्यों किया था? तो यही बात है आपको रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिकता अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा पर गांधी जी ने किए हुए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था, उसको क्या कहते हैं? पूना समझौता। और ये 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिकता अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात किसे संपादित किया गया? तो जिसे क्या नाम बोलते हैं? तो पूना समझौता के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट में डॉक्टर अंबेडकर के साथ दूसरा हस्ताक्षर कौन किया था, साइन कौन किए थे? तो आपको मदन मोहन मालवीय किए हुए थे, मदन मोहन मालवीय। दूसरा हस्ताक्षरी कौन था? तो पूना पैक्ट पर दूसरा हस्ताक्षरी जो थे मदन मोहन मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय। पूना पैक्ट पर किसने साइन किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी ने। पूना पैक्ट पर कौन कौन लोग साइन किया था? तो अंबेडकर किए थे, मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी ने किए थे। सी राजगोपालाचारी ने किए हुए थे, चित्तरंजन दास नहीं, सॉरी, ये आपको सी राजगोपालाचारी ने किए हुए थे। गांधी जी साइन नहीं किए हुए थे। गांधी जी की तरफ से आपको कौन साइन किए थे? तो मदन मोहन मालवीय ने साइन किए थे। किसने ऐतिहासिक 1932 में पूना पैक्ट का साइन नहीं किया था? तो महात्मा गांधी नहीं किए थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। 1932 में पूना पैक्ट के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलितों से संबंध था। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व देना था, यही पूना पैक्ट था। सांप्रदायिकता अवार्ड पूना पैक्ट में क्रमशः दलितों वर्गों के लिए कितनी सीट दे दिया गया? तो आपको 71 सीटों से बढ़ाकर आपको 147 कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य में सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट से क्या प्रावधान है? तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित है संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान करना यही था। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग को, जो कालांतर में हरिजन सेवा संघ के रूप में कब गठित किया गया था? 30 सितंबर 1932 को। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग को जो है कालांतर में हरिजन सेवा संघ के नाम से गठित किया गया 30 सितंबर 1932 को। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कौन किए थे?
तो महात्मा गांधी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किए हुए थे। महात्मा गांधी के द्वारा जो है स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष पूछेगा तो घनश्याम दास बिरला। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिनका नाम बदलकर हरिजन सेवा संघ हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जी डी बिरला इसके अध्यक्ष थे, मतलब कि घनश्याम दास बिरला हरिजन सेवा संघ के अध्यक्ष चुने गए। जो है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? आपको हरिजन सेवा संघ कर दिया गया, जिसका अध्यक्ष कौन? तो घनश्याम दास बिरला। महात्मा गांधी 7 नवंबर 1933 ईस्वी को हरिजन यात्रा कहाँ से शुरू किया? हरिजन यात्रा जो महात्मा गांधी शुरू करते थे वारधा से शुरू किए थे। आपको गांधी जी ने वारधा यात्रा जो शुरू, मतलब कि गांधी जी ने हरिजन यात्रा आपको 7 सितंबर 1933 को हरिजन यात्रा शुरू किया था। कहाँ से? वारधा से किया होता है, वारधा से। चलिए आगे बात करते हैं। दलित वर्गों को हरिजन नाम किसने दिया? दलित वर्गों को हरिजन नाम आपको गांधी जी ने दिया हुआ है। कौन समाचार पत्र जो है 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया? जो हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया आपको नवजीवन समाचार 1932 में। नवजीवन समाचार पत्र जो था वो अब किस नाम से जाना जाने लगा? तो आपको हरिजन बंधु के नाम से 1932 में। चलिए पुनः पैक्ट पर थोड़ा सा देखते हैं। गांधी और पृथक निर्वाचन के विरोध में आमरण अनशन चलाए थे, बिल्कुल बात सही है। गांधी और अंबेडकर के मध्य में एक संधि पर समझौता किया गया जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ये भी दोनों बातें सही हैं। चलिए पूना पैक्ट पर और बात है। पूना पैक्ट के अनुसार दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन औपचारिक संरचना के द्वारा समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल किया गया। दूसरी बात है प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या आपको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% दलित वर्गों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया गया, बिल्कुल बात सही है। मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी ने इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, बिल्कुल बात सही है, और दोनों लोग साइन किए थे। और पूना पैक्ट कमरल अवार्ड का उद्देश्य जो था धराशायी कर दिया गया। कमरल अवार्ड से देश का धराशायी कर दिया गया कमरल अवार्ड के तहत। चलिए ये बात सारा चीज बात सही है। आगे देखते हैं कि प्रमुख दलित संगठन और उसके संस्थापक। प्रमुख दलित संगठन और उसके संस्थापक। दलित संगठन जो बनाया गया था और संस्थापक और वर्ष। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी। 1926 में। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जिसे हरिजन संघ के नाम से जानते हैं किसने किया? तो महात्मा गांधी 1932 में। 1926 में आपको क्या किए थे? ऑल इंडिया डिप्रेस कलेक्शन एसोसिएशन 1926 में। और ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो है हरिजन सेवा संघ जो है महात्मा गांधी 1932 में। दलित वर्गों का संघ डिप्रेस क्लास लीग, इसको बोलते हैं डिप्रेस क्लास लीग, तो जगजीवन राम ने किया था। दलित वर्गों का संघ डिप्रेस क्लास लीग बोलते हैं। तो दलित वर्गों का संघ पूछेगा तो क्या बताएंगे? जगजीवन राम बता दीजिएगा। 1935 में किए हुए थे, 1935 में जगजीवन राम ने किए हुए थे। अगले क्वेश्चन जो पूछा गया इसी में, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन किसने किया था? तो अंबेडकर के द्वारा 1942 में। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो अंबेडकर जी का नाम बताइएगा। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अंबेडकर के द्वारा 1942 में किया था। 1942 में। प्रमुख राजनीतिक संगठन उसकी तिथियाँ। अब राजनीतिक संगठन की बातें करते हैं। राजनीतिक संगठन में देखते हैं कौन सी बातें होगा।
डांडी मार्च कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। डांडी मार्च की शुरुआत आपको 12 मार्च 1930 को। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत आपको 6 अप्रैल 1930 को। सबने अवज्ञा आंदोलन आपको 6 अप्रैल 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपको 12 नवंबर 1930 को। 12 नवंबर 1930 को। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी हुआ था 23 मार्च 1931 को। कराची अधिवेशन हुआ था आपको 26 से लेकर 31 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपको 7 सितंबर 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपको 7 सितंबर 1931 को। सांप्रदायिकता प्रचार कम्युनल अवार्ड की घोषणा आपको 16 अगस्त 1932 को। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिकता प्रचार कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया गया था। गांधी जी का पहला आमरण अनशन जो था, आमरण अनशन आपको 20 सितंबर को हुआ था। ये पहला आमरण भूख अनशन आपको 1928 में अहमदाबाद मिल वाला 1918 में। पूना पैक्ट जो हुआ था कब? आपको 24 सितंबर 1932 को। ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपको 7